प्रोफेसर राजन कुमार, कुछ वक्त पहले मैंने G20 के शेरपा हैं अमिताभ कांत, उनका इंटरव्यू किया था और उनसे बात करते हुए जब मैं कह रहा था तो यूएन का जिक्र आया और मैंने कहा प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि यूएन की जो अब स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बेहतर देखने को नहीं मिल रही है और उन्होंने कहा था कि G20 अब बहुत ज़्यादा डिसाइसिव है यूएन के मुकाबले। आज की स्थिति देखने के बाद क्या आप मानते हैं कि G20 का जो ग्रुप है वो वाकई दुनिया के सबसे ताकतवर ग्रुप के तौर पर माना जाए? देखिए, जहाँ तक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन की बात है तो यूनाइटेड नेशंस के बाद सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन अभी के समय में G20 है। क्योंकि लेकिन दिक्कत यह हो रहा था कि चूंकि दो ब्लॉक्स इमर्ज कर रहे हैं, एक तरफ पश्चिमी देश और एक तरफ चीन, रूस इत्यादि, तो वैसे में हो रहा था कि उसका सीधा प्रभाव सारे जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन उस पर पड़ रहे थे। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन सब जगह रिफ्लेक्ट हो रहा था। आपने देखा यूएन में भी कोई भी उस ढंग का रिजोल्यूशन नहीं आ पाता है, यहाँ पे भी G20 में भी नहीं आ पा रहा था। और तो उस हिसाब से आप देखेंगे अभी जिस ढंग से भारत ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस G20 को बचाने के लिए, और वो क्या तरीका अपनाया था, दो तरीका अपनाया। और आप अमिताभ कांत की बात कर रहे थे तो हमेशा हर एक मीटिंग में वो ये बोलते हैं कि G20 एक इकोनॉमिक फोरम है, ये कोई सिक्योरिटी फोरम नहीं है। तो सिक्योरिटी में जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे उससे बचाने की कोशिश की है। और उसके बाद उनका जो फोकस था वो SDG पे थे, क्लाइमेट पे थे, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, वुमेन लेड डेवलपमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इन सारे मुद्दों पे फोकस करके इन्होंने यूक्रेन रशिया के कारण जो इस पे प्रभाव पड़ रहा था और जिसमें कि एक तरह से दरार बन गए थे दो ग्रुप के बीच में, तो उसको एक तरह से उसको ब्रिज करने की कोशिश की, उसको एक पुल बनाने की कोशिश की है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं पहले बोल रहा था कि G20 को बचा, अगर ये डिक्लेरेशन नहीं आता तो G20 अगले कुछ दिनों में आप देखें एक तरह से एक होता है ना कि साइलेंट डेथ, तो उस ओर जा रहा था। लेकिन उसको बचाने में भारत ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। और G20 अभी के टाइम पे विदाउट एनी डाउट सबसे इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एंड एक सोशल फोरम के रूप में इमर्ज कर रहा है। और अगर कोई भी इशू को रिजॉल्व करना है तो आज के समय में G20 के बिना आप नहीं कर सकते। आपने कहा एक तरीके से ऑक्सीजन दी है, अगर उसको हम देखें, मैं आऊँगा आपके पास, लेकिन मेजर जनरल दत्ता, क्या हम ये माने कि इस जो जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ इसका कोई फ़र्क रूस यूक्रेन वॉर पर पड़ेगा? यूक्रेन शब्द का 4 बार इस्तेमाल तो किया गया डिक्लेरेशन में, लेकिन क्या कोई असर पड़ेगा या ये डिक्लेरेशन के पन्नों तक? देखिए, ऐसा है कि आज नहीं तो कल यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका समाधान तो दुनिया को ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि हालांकि हमने जियोपॉलिटिक्स को अंडरपिन किया है इस डिक्लेरेशन के अंदर, उसके अंदर हमने यूएन चार्टर्स का जिक्र कर दिया है। भाई, आपको यूएन चार्टर के मुताबिक चलना चाहिए, अग्रेशन नहीं होना चाहिए, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात करी हम लोगों ने। हमने लड़ाई के कारण, जो युद्ध के कारण जो नुकसान होता है सप्लाई चेन के अंदर या फूड ग्रेन सप्लाई के अंदर या जो इकोनॉमीज़ के अंदर जो उसका असर होता है, उसको हमने हाईलाइट किया है। लेकिन फाइनली क्या है कि जो रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट है वो उसकी समाधान रशिया और यूक्रेन को ढूंढना पड़ेगा और दुनिया को मदद करनी पड़ेगी इसमें। आज के दिन में क्या हो रहा है कि कोई बात करने को तैयार नहीं है, आप कोई उसके अंदर मध्यस्थता करने को तैयार नहीं है। जब तक आप मध्यस्थता नहीं करेंगे, आप हथियारों की सप्लाई करते चले जाएंगे तो जंग नहीं रुकेगी। और मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूँगा, अगर इसका रेजोल्यूशन माना जाए तो जैसे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का एक सीज फायर हुआ था, एज इज़ वेयर इज स्टैंड स्टिल, मतलब जो जहाँ जहाँ उनके 38 पैरेलल में फौजें खड़ी थी वहाँ पे रुक गई और सीज फायर हो गया। मेरे को लगता है कि रशिया यूक्रेन का भी समाधान वही होगा। जो रूस ने पकड़ लिया वो छोड़ने वाला नहीं है। जो यूक्रेन को उसने पहले ही बोला था भाई इनको तुम आज़ादी दे दो, लुहांस्क दोनबास के इलाके को और क्रीमिया को भूल जाओ और नेटो को ज्वाइन मत करो। इतना तबाही हो जाने के बाद भी फाइनली क्या अचीव किया जाएगा क्रीमिया के द्वारा? यहाँ रशिया का जो स्टैंड है वो रशिया स्टैंड पे टिका रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि जो ये G20 का हमारा डिक्लेरेशन रहा है, जंग के ऊपर असर नहीं होगा, लेकिन एक तरह से उनको एक संदेश जाएगा कि हमने आपको क्रिटिसाइज नहीं किया है, आपको इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा एज पर द यूएन चार्टर। अब यूएन चार्टर के मुताबिक आप बातचीत करें, किसी की मदद चाहिए। और हिंदुस्तान मतलब भारत आज के दिन में उस स्थिति में है जो एक ब्रिज है बिटवीन द वेस्टर्न एंड द रशियन यूनियन, ताकि हम कोई बातचीत करा के इसका समाधान निकला पाएँ। इसलिए मतलब अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन के बाद G20 के फोरम में आज के दिन में भारत ने
अपनी क्षमता का एक प्रदर्शन किया है कि हमारी लीडरशिप की क्षमता कितनी है जी। और ये बहुत महत्व की बात है। प्रोफेसर पुष्पेश पंत, मेजर जनरल दत्ता जब बोल रहे थे हिंदुस्तान बोलने के बाद उन्होंने फिर भारत बोला, आपने भी गौर किया होगा। और आज प्रधानमंत्री के आगे जो नेम प्लेट लगी थी वो भी भारत थी। नहीं, जो जनरल दत्ता के मुंह से निकला वो कोई संयोग नहीं है। वो फौजी हैं, सेनाध्यक्ष, सेना नायक रहे, जय हिंद, जय हिंद, रोज जय हिंद करते हैं। अब ऐसे ही आप दूसरे उच्चारण का बदलाव को देखें तो जय श्री राम का नारा आजकल बड़ा लोकप्रिय है, मगर जब वहाँ के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के आए तो उन्होंने जय श्री राम नहीं कहा। राम भक्त वो हैं, हिंदू होने पर उन्हें गर्व है, मगर उन्होंने जय सिया राम कहा। जय सिया राम और जय श्री राम का जो अंतर है उसको भी आप बाल की खाल निकालने के लिए उसका विश्लेषण कर सकते हैं। एक में सीता जी शामिल हैं, एक में सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम है। और जो लोग आपस में भाषण करते हैं, बातचीत करते हैं गांव देहात में, राम राम करते हैं, राम जी भी कहते हैं, जयराम जी की भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर इन शब्दों को हम अपने जीवन में, जो हमारे देश की विविधता है उसमें आज़ाद हिंद फौज का जिक्र सवेरे किसी ने किया था। और हिंदुस्तान हमारा सारे जहाँ से अच्छा जो है उसको लिखने वाले भाई अल्लामा इकबाल रहे हों, जो पाकिस्तान के मानसिक पिता माने जाते हैं, मगर वो तराना हमारे आज़ादी के परवानों को प्रेरित करता रहा है। तो मुझे लगता है कि हिंद, हिंदुस्तान, भारत ये शब्द प्रयोग में आते रहेंगे। ये हमारी उस देश की विविधता के प्रतीक हैं, प्रमाण हैं, जिसने हमारी सभ्यता को हज़ारों वर्ष से, संस्कृति को जीवित रखा है, जो समावेशी वास्तव में है। एक छोटी बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि जिस गलियारे की हम बात कर रहे हैं और उसके साथ भारत के राजनयिक का भविष्य जुड़ा है। अक्सर जब हम तुलना करते हैं संयुक्त राष्ट्र की और G20 की, तो हम कहते हैं वो तो संधि पर आधारित है, उसका एक औपचारिक सचिवालय है, उस पर लोगों को मान्यता है, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून में है। ये G20 अनौपचारिक है, इसका सचिवालय नहीं है, ये अस्थिर है। मगर आप देखें तो संयुक्त राष्ट्र भी क्या कुछ हासिल कर पाया है? वीटो के कारण वहाँ हमेशा गतिरोध होता है, वहाँ कोई आगे प्रगति नहीं होती, वीटो हो जाता है, वीटो हो जाता है। चाहे आतंकवाद की लड़ाई हो या युद्ध शांति हो, वो असफल रहा है। आने वाले दिनों में आप उस गलियारे का जिक्र कीजिए। भारत की राजनीति की सबसे बड़ी सफलता मेरी दृष्टि से इस G20 में ये है, जो जैसा प्रोफेसर राजन ने कहा कि एक तो नया ऑक्सीजन उसे मिला, मगर अब भविष्य में कोई भी अध्यक्ष हो G20 का, क्या वो इस बात को नकार सकता है कि वो गलियारा भारत से बनेगा, ओमान और सऊदी अरब से होता हुआ इजराइल तक जाएगा? और उसमें भारत ने एक संतुलन और बिठाया है कि भले ही वो ये कहता रहा है बारंबार कि मैं तीसरी दुनिया की पुरजोर आवाज़ हूँ, मगर सऊदी अरब तीसरी दुनिया का हिस्सा तो नहीं है, वो तो G7 का ओरिजिनल सदस्य है, वो तेल उत्पादक देशों में है। तो कहीं ना कहीं आज जब यूएई के सदर ये कहते हैं कि मैं इसको फिनेंस करने को तैयार हूँ, तो वो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बिल्कुल फ़र्क है। भारत के ऊपर उसका बोझ नहीं पड़ेगा। और जो वो ऑयल प्रोड्यूसिंग देश हैं, तेल निर्यातक देश, उनको अपने उस भविष्य की चिंता है जब तेल का संसाधन चुक जाएगा। तो वो खुद देख रहे थे कि टेक्नोलॉजी का आयात वो परमाणु संयंत्र इजराइल से तक लाने को तैयार है। तो जो अब्राहम अकॉर्ड है उसने वो भूमिका तैयार की है जिसका लाभ भविष्य में भारत को निरंतर मिलता रहेगा। और जब वो तुर्की को अपने साथ जोड़ता है, तो तुर्की तो नाटो का सदस्य है, छोड़िए उसे, मतलब यूरोपियन यूनियन से भी आगे की बात हम कर रहे हैं। तो एक तरह से इसके विस्तार की संभावना और इस अनौपचारिक संगठन के क्रमशः आने वाले दिनों में एक औपचारिक स्वरूप ग्रहण करने की, सचिवालय होने की और इसकी वैधानिक मान्यता होने की भी संभावना बढ़ गई। प्रोफेसर राजन कुमार, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल अब मेरे दिमाग में आ रहा है और वो ये आ रहा है कि जय श्री राम की बात हो गई। जय श्री राम मतलब ऋषि सुनक ने आते ही जो कहा, इस भारत मंडपम से बाहर हम थोड़ा सा निकल आते हैं और क्या हम कह सकते हैं जितने राष्ट्राध्यक्ष आए उसमें जो महफिल थी वो लूट के जो है वो ऋषि सुनक ही ले गए। जब से आए हैं तब से वो जिस तरीके के बातों का, जिस तरीके के अपने अंदाज को लेकर के सामने आ रहे हैं, एक अलग तरीके का कनेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं भारत के साथ। ये ज़रूरत है या मजबूरी है? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, दोनों देशों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और उनको वो खुद मजाक के रूप में बोल रहे थे कि उनको दामाद के रूप में भारत में देखा जा रहा है, सन इन लॉ के रूप में देखा जा रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो भारत से अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं, केवल इसलिए नहीं कि वो राष्ट्राध्यक्ष हैं और भारत में विजिट कर रहे हैं, वो कर पा रहे हैं इसलिए कि मैं बिल्कुल आपसे इस पर पूरा और विस्तार से बात करूंगा, लेकिन अभी तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौट रहे हैं।